और आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 1 पढ़ने वाले हैं। चैप्टर नंबर 1 में आपको पढ़ना है मुद्रा का अर्थ और कार्य, यानी मनी, मीनिंग एंड फंक्शंस। तो देखिए, जो आपकी अर्थशास्त्र की क्लासेस हैं वो हम चैप्टर वाइज कंप्लीट कराएंगे, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको हमारे चैनल पर सब कुछ एक सीक्वेंस में मिलता रहेगा। तो चलिए आज की वीडियो में हम पढ़ते हैं कि मुद्रा क्या है, मुद्रा का क्या अर्थ है और मुद्रा के क्या कार्य हैं। तो मुद्रा का अर्थ, परिभाषा और कार्य चलिए देखते हैं। देखिए, जो मुद्रा शब्द है उसको इंग्लिश में मनी कहा जाता है और मनी शब्द की उत्पत्ति के बारे में, यानी जो मुद्रा वर्ड है इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, मुद्रा वर्ड आया कहाँ से है, इस बात को लेकर के अलग अलग विद्वानों ने अपनी विचारधाराएं दी हैं। मुद्रा शब्द की उत्पत्ति को लेकर 2 धारणाएं प्रचलित हैं। पहली धारणा क्या है, देखो यहाँ पे लिखा है, एक विचारधारा के अनुसार, यानी पहली धारणा के अनुसार जो मनी शब्द है, मुद्रा वर्ड जो है, ये लैटिन भाषा के शब्द मोनेटा से बना हुआ है। मोनेटा जो है लैटिन भाषा का शब्द है और बहुत सारे विद्वानों ने कहा है कि जो मनी वर्ड है इसी मोनेटा से बना हुआ है। और इस बारे में ये कहा जाता है कि रोम में एक मंदिर था, उस मंदिर में एक देवी थी जिसका नाम था जूनो। तो उसी जूनो देवी के मंदिर में मुद्रा निर्माण का कार्य हुआ करता था, ये बात कही जाती है। बहुत सारे विद्वानों ने ये कहा कि जूनो देवी के मंदिर में ही मुद्रा बनाई जाती थी, उसका निर्माण किया जाता था। तो इसलिए कहा गया कि जो जूनो देवी है उसको मोनेटा के नाम से भी जाना जाता था। उस टाइम पर जो रोम में देवी जूनो थी तो उसको मोनेटा भी कहा जाता था। तो इसलिए इन्हीं के मंदिर में मुद्रा बनाई जाती थी, तो मुद्रा को नाम दे दिया गया, मोनेटा शब्द से बना हुआ है मनी। तो ये पहली धारणा हो गई मुद्रा शब्द की उत्पत्ति को लेकर, ये बात याद रखिएगा। अब इसके अलावा देखिए, इसके अतिरिक्त कुछ विद्वानों ने कहा है कि जो मनी शब्द है ये लैटिन भाषा के ही पेक्यूनिया शब्द से बना हुआ है। अब दूसरे विद्वान ये बात कहते हैं, आप तो ये बात जानते ही हैं कि जो अलग अलग विद्वान होते हैं वो अलग अलग अपने अपने विचार देते रहते हैं। तो पहले लोगों ने क्या दिया, जूनो देवी के मोनेटा नाम से मनी बना हुआ है। अब दूसरे विद्वानों ने कहा कि लैटिन भाषा का एक शब्द पेक्यूनिया, इसी शब्द से बना हुआ है मनी। और जो पेक्यूनिया शब्द है ये पेकस शब्द से बना हुआ है और पेकस का मतलब होता है पशु संपत्ति। पशु संपत्ति का मतलब ये है कि पहले के टाइम में क्या था, प्राचीन काल में पशुओं को धन के रूप में यूज किया जाता था और प्राचीन टाइम से ही, पुराने समय से ही पशुओं को धन का प्रतीक माना जाता था। और प्राचीन समय में विश्व के अनेकों देश में अगर किसी भी लेन देन को करना होता था, कोई भी काम करना होता था, तो मुद्रा की जगह पर पशुओं का उपयोग किया जाता था। पशुओं को लेन देन करके कोई भी ट्रांजैक्शन कंप्लीट किया जाता था। जैसे आज के टाइम में अगर आपको कोई भी चीज़ खरीदनी हो तो आप क्या देते हैं, मनी देते हैं, रुपये आप देकर खरीद लेते हैं। तो प्राचीन काल में क्या था कि अगर कोई चीज़ खरीदनी रहती थी किसी व्यक्ति को, तो उस चीज़ को खरीदने के बदले वो अपना पशु दे दिया करता था। धन के रूप में वो पशुओं का प्रयोग करता था और अपनी आवश्यक की वस्तुओं को वो खरीद लिया करता था। तो इसीलिए कहा जाता है कि प्राचीन काल में ही पशुओं को धन का प्रतीक माना जाता था और इसीलिए मुद्रा के रूप में उनका प्रयोग काफ़ी लंबे समय तक विश्व के अनेकों देशों में होता रहा। और इससे ये भी सिद्ध होता है कि रोम में भी पशुओं का प्रयोग मुद्रा के रूप में हो चुका है, क्योंकि लैटिन शब्द है पेक्यूनिया और इसका मतलब क्या है, पशु संपत्ति। ये बात याद रखिएगा। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि जो मनी वर्ड है ये लैटिन भाषा के ही 2 अलग अलग शब्दों से बना हुआ है। कुछ विद्वानों का मानना है कि ये लैटिन भाषा के शब्द मोनेटा से बना है और कुछ विद्वानों का मानना है कि जो मनी शब्द है ये लैटिन भाषा के शब्द पेक्यूनिया से बना हुआ है। और पेक्यूनिया जो है ये पेकस शब्द से बना है और पेकस का मतलब है पशु संपत्ति। मुद्रा का अर्थ उम्मीद करती हूँ आप लोग समझ गए होंगे। अब हम मुद्रा की परिभाषा पर बात करेंगे। देखिए, विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने मुद्रा को अलग अलग दृष्टिकोण से परिभाषित किया है। जितने भी अर्थशास्त्री रहे हैं सभी अर्थशास्त्रियों का दृष्टिकोण मुद्रा को लेकर अलग अलग था और सभी अर्थशास्त्रियों ने अपने अपने अनुसार अपना अपना दृष्टिकोण रखते हुए मुद्रा की परिभाषाओं को दिया है। और मुद्रा क्या होती है, आप किसी भी चीज को खरीदने के लिए रुपया पैसा यूज करते हैं, वो मुद्रा है। तो मुद्रा परिभाषा को लेकर अलग अलग विद्वानों के अलग अलग विचार हैं। तो इस आधार पर मुद्रा को 2 भागों में बांटा गया है। तो आइए अब मुद्रा की परिभाषा को देखते हैं। देखिए, मुद्रा की परिभाषा को 2 वर्गों में बांटा गया है। मुद्रा की परिभाषा 2 प्रकार की है। पहला है विस्तार के आधार पर दी गई परिभाषा और दूसरा है प्रकृति के आधार पर दी गई परिभाषा। ये सब आपको बहुत अच्छे से याद रखना है और एग्जाम में आप इसी तरीके से डायग्राम बनाकर आएंगे तो आपको नंबर बहुत अच्छा मिलेगा। तो मुद्रा की परिभाषा का क्लासिफिकेशन मैंने डायग्राम के आधार पर किया है।
आप इस तरीके से नोट्स तैयार कर लीजिए अपना, चाहे तो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। तो हम मुद्रा की परिभाषा को बहुत डिटेल में देखेंगे, क्योंकि सभी विद्वानों के अकॉर्डिंग आपको मुद्रा की परिभाषा याद रखनी होगी, क्योंकि आप अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं तो ये बात आपको याद रखना बहुत जरूरी है। तो देखिए, मुद्रा की परिभाषा में जो पहला प्रकार है विस्तार के आधार पर दी गई परिभाषा, इसमें भी मुद्रा 3 प्रकार की होती है। मुद्रा की 3 परिभाषाएं हैं, 3 प्रकार की, और प्रकृति के आधार पर भी जो परिभाषा को बांटा गया है मुद्रा की, उसमें भी मुद्रा 3 प्रकार की है। तो हम पहले विस्तार के आधार पर दी गई परिभाषा का अध्ययन करते हैं। इसमें पहली परिभाषा है संकुचित परिभाषाएं, दूसरी है विस्तृत परिभाषाएं, तीसरी है उचित परिभाषाएं। इन सभी को अभी हम डिटेल में भी देखेंगे। आप देखिए, प्रकृति के आधार पर दी गई परिभाषाएं, जिसमें पहला है वर्णनात्मक परिभाषाएं, दूसरा है वैधानिक परिभाषाएं और तीसरा है सामान्य स्वीकृति पर आधारित परिभाषाएं। तो आइए अब इसको डिटेल में देखते हैं और एग्जाम में इस तरीके से आप लिख कर आइएगा, क्योंकि मुद्रा का अर्थ और परिभाषा पेपर में जरूर आता है। तो सबसे पहले हम विस्तार के आधार पर दी गई परिभाषाओं को देखेंगे, जिसमें सबसे पहली परिभाषा है संकुचित परिभाषा। देखो, इस वर्ग में प्रमुख रूप से रॉबर्टसन द्वारा प्रस्तुत की गई परिभाषा को रखा गया है। रॉबर्टसन जो थे ये अर्थशास्त्री थे, ये विद्वान थे और इन्होंने मुद्रा की संकुचित परिभाषा दी है। और रॉबर्टसन महोदय की जो परिभाषा दी गई है मुद्रा को लेकर के, उस परिभाषा को संकुचित परिभाषा में सबसे ऊपर नंबर पे रखा जाता है। तो अब देखते हैं रॉबर्टसन महोदय ने अपने अकॉर्डिंग क्या लिखा है। ये लिखते हैं कि मुद्रा एक ऐसी वस्तु है जो अन्य वस्तुओं के मूल्यों के भुगतान में या दूसरे व्यावसायिक दायित्वों को निपटाने में विस्तृत रूप से स्वीकार की जाती है। देखिए, डेफिनेशन बहुत सीधी इन्होंने लिखी है। ये लिखते हैं कि मुद्रा एक ऐसी वस्तु है जो अन्य वस्तुओं के मूल्यों के भुगतान में, अब जैसे मेरे हाथों में ये पेन है, ये पेन एक वस्तु है। इस पेन को मैं खरीदने के लिए क्या दूंगी? रुपया दूंगी। तो रुपया क्या है? मुद्रा है। तो मुद्रा एक ऐसी वस्तु है जो इस वस्तु के मूल्य के भुगतान के रूप में प्रयोग की जाएगी। इसके अलावा अगर कोई भी दूसरा व्यावसायिक दायित्व है हमारे ऊपर, किसी को भी हमें रुपया देना है, अगर हमने किसी से कोई वस्तु खरीदी है या किसी से कोई सेवा ली है, तो उसके बदले में हम उसको क्या भुगतान करेंगे? मुद्रा देंगे। तो मुद्रा जो है एक विस्तृत रूप में स्वीकार की जाती है। अगर आप ये पेन खरीदने जाते हैं, आप पेन ले लें और उसको पैसा ही न दे, तो दुकानदार आपको पेन कभी नहीं देगा। क्यों? क्योंकि इसके मूल्य के रूप में आप उसको मुद्रा चुकाएंगे, रुपया चुकाएंगे। तो मुद्रा क्या है कि विस्तृत रूप में स्वीकार की जाती है। तो ये परिभाषा है एक संकुचित परिभाषा, इसको याद रखिएगा। यहाँ पर एक बात बड़ी ध्यान से सुनिएगा, रॉबर्टसन महोदय ने ये जो परिभाषा दी है, इस परिभाषा का विश्लेषण भी किया गया है। रॉबर्टसन महोदय ने ये परिभाषा दी है तो इस परिभाषा का विश्लेषण भी किया गया है और कहा जाता है कि रॉबर्टसन महोदय द्वारा दी गई जो परिभाषा है, इसके अनुसार ये पता लगता है कि धातु मुद्रा को ही मुद्रा के रूप में शामिल किया जाता है, क्योंकि विस्तृत रूप से तो केवल धातु मुद्रा ही स्वीकार की जाती है। आज के टाइम में जैसे इनका कहना है कि कोई भी व्यक्ति धातु मुद्रा को बिना हिचकिचाए स्वीकार कर लेता है, जबकि पत्र मुद्रा से अगर तुलना की जाए तो लोग पत्र मुद्रा को किसी भुगतान के बदले में नहीं लेना चाहते और धातु मुद्रा को लोग फौरन ले लेते हैं। तो रॉबर्टसन महोदय के अनुसार दी गई ये परिभाषा है, उसका विश्लेषण करके यही निष्कर्ष निकलता है। तो ये एक संकुचित परिभाषा है, इसको याद रखिएगा। अब देखिए, विस्तार के आधार पर दी गई परिभाषा में दूसरा पॉइंट है, वो है विस्तृत परिभाषा। अब देखो, आपने देखा कि रॉबर्टसन महोदय संकुचित परिभाषा के अंडर में आते हैं। इसके विपरीत बहुत सारे अर्थशास्त्री ऐसे हैं जो व्यापक दृष्टिकोण अपनाते हैं, और व्यापक दृष्टिकोण अपनाने वाले अर्थशास्त्रियों ने मुद्रा की परिधि में उन सभी वस्तुओं को सम्मिलित कर दिया है, शामिल कर दिया है जो मुद्रा का कार्य करती हैं। मतलब जो भी अर्थशास्त्री ऐसे थे जिनका मानना था कि मुद्रा का रूप बहुत व्यापक है और वो सारी वस्तुएं ही मुद्रा हैं जो मुद्रा का कार्य करती हैं। तो इस तरीके के अर्थशास्त्री ने जो परिभाषा दी है वो विस्तृत परिभाषा के अंदर आती है। विस्तृत परिभाषा देने वाले अर्थशास्त्रियों में पहले हैं प्रोफेसर हार्टले विदर्स। तो इन्होंने लिखा है, ये अपने अनुसार परिभाषा देते हैं। ये लिखते हैं, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। ये बड़ी आसान परिभाषा है, नोट कर लीजिएगा इसको। तो प्रोफेसर हार्टले विदर्स लिखते हैं कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। इनके कहने का मतलब ये है कि पत्र मुद्रा और धातु मुद्रा के अलावा जो चेक है, हुंडी है, ड्राफ्ट है, प्रतिज्ञा पत्र है, बिल है, विनिमय पत्र है, जो आज के टाइम में सब यूज होते हैं। अगर आप किसी को कैश ना देकर चेक भी देंगे तो चेक लेता है, हर कोई चेक लेता है आज के टाइम में।
तो चेक भी मुद्रा का ही काम करता है, हुंडी भी मुद्रा का काम करता है, विनिमय पत्र भी काम करता है, प्रतिज्ञा पत्र भी मुद्रा का काम करता है और हर कोई भुगतान के रूप में उसे स्वीकार भी करता है। तो प्रोफेसर हार्टले विदर्स का कहना है कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। उसके अलावा कोल महोदय लिखते हैं कि मुद्रा केवल क्रय शक्ति है जो वस्तुएं खरीदती है। जैसे कि अगर इस पेन की कीमत जो भी है, चलिए मान लेते हैं कि 10 रुपये अगर इस पेन की कीमत है, तो अगर 10 रुपये आप देंगे तभी दुकानदार आपको ये पेन देगा। अगर आप कोई मार्कर लेने जाते हैं, 25 रुपये का मार्कर है, तो 25 रुपये उसकी क्रय शक्ति है, 25 रुपये आप चुकाएंगे तभी वो आपको मार्कर देगा, वरना नहीं देगा। तो कोल महोदय या प्रोफेसर हार्टले विदर्स वो सारे अर्थशास्त्री हैं जिनका मानना है कि पत्र मुद्रा या धातु मुद्रा तो मुद्रा है ही, इसके अलावा चेक, ड्राफ्ट, हुंडी, विनिमय पत्र, प्रतिज्ञा पत्र को भी मुद्रा में शामिल किया जाता है। क्योंकि आज का जो ये आधुनिक युग है, जो आज का मॉडर्न टाइम है, इसमें ये सभी मुद्रा का काम करते हैं। किसी को भी अगर हम कैश ना देके चेक भी देते हैं तो वो चेक को स्वीकार करता है, हुंडी को स्वीकार करता है। तो इस तरीके की परिभाषा जो है विस्तृत परिभाषा के अंदर आती है। उम्मीद करती हूँ आप इसको भी समझ गए होंगे। अब देखिए, विस्तार के आधार पर जो परिभाषा है उसमें तीसरा पॉइंट है उचित परिभाषाएं। देखिए, कुछ अर्थशास्त्रियों ने मुद्रा की विस्तृत एवं संकुचित परिभाषाओं के स्थान पर मध्यम दृष्टिकोण अपनाया है। मतलब कि आपने संकुचित परिभाषा भी पढ़ी, आपने विस्तृत परिभाषा भी पढ़ी, लेकिन बहुत सारे विद्वान ऐसे थे जिन्होंने न तो विस्तृत दृष्टिकोण को अपनाया न ही संकुचित दृष्टिकोण को अपनाया। उन दोनों के बदले उन्होंने मध्यम यानी बीच का दृष्टिकोण अपना करके परिभाषा लिखी है। प्रोफेसर मार्शल जो थे उन्होंने उचित दृष्टिकोण को अपनाया और उन्होंने परिभाषा लिखी है, मुद्रा में उन सभी वस्तुओं का समावेश होता है जो किसी भी समय या स्थान में बिना किसी संदेह और जांच पड़ताल के वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने और भुगतान करने के साधन के रूप में स्वीकृत की जाती हैं। उम्मीद करती हूँ ये डेफिनेशन पढ़ के आप समझ पा रहे होंगे कि प्रोफेसर मार्शल का क्या कहना है। आपको समझा भी देती हूँ। प्रोफेसर मार्शल का कहना है कि मुद्रा में उन सभी वस्तुओं का समावेश होता है जो किसी भी समय पर या किसी भी स्थान में बिना किसी संदेह और जांच पड़ताल के वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने के रूप में भुगतान के रूप में अपनाई जाए। अब जैसे कि स्टूडेंट्स, मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। आप किसी मॉल में जाते हैं, आपने अगर 10,000 रुपये की शॉपिंग की, चलिए मान लेते हैं 10,000 रुपये की शॉपिंग की, आप कैश लेकर नहीं गए हैं, आप चेक लेकर गए हैं 10,000 रुपये का। आपने चेक बनाया और दे दिया, तो क्या वो आपको दे देंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उनको डाउट होगा, संदेह होगा कि पता नहीं आपके बैंक में पैसा भी होगा या नहीं होगा। अगर आप उनको 10,000 कैश देंगे तो वो पेमेंट फ़ौरन लेंगे और आपकी शॉपिंग आप जो खरीदेंगे वो आपको देंगे। लेकिन चेक नहीं लेंगे क्योंकि वहाँ डाउट होगा, वहाँ जांच पड़ताल करेंगे, तब तो पता लगेगा कि हाँ आपके बैंक में पैसा है, तब तो वो लेंगे। वो ले लें और आप लेकर खरीद कर चले जाएं और फिर उनको पैसा भी ना मिले तो फिर तो नुकसान हो जाएगा उनका। तो प्रोफेसर मार्शल का यही कहना है कि मुद्रा में उन सभी वस्तुओं का समावेश होता है जो किसी भी समय पर किसी भी स्थान पर बिना किसी हिचकिचाहट के ली जाए, स्वीकार की जाए। जैसे कि संकुचित मुद्रा में प्रोफेसर रॉबर्टसन ने तो सिर्फ धातु मुद्रा को ही मायने दिया। विस्तृत मुद्रा में प्रोफेसर हार्टले विदर्स और कोल महोदय ने सभी मुद्राओं को मुद्रा का रूप दिया, मतलब मुद्रा कह दिया। लेकिन प्रोफेसर मार्शल का कहना है कि मुद्रा वो है जिसको बिना हिचकिचाहट, बिना संदेह किसी भी समय में किसी भी स्थान पर स्वीकार किया जाए भुगतान के रूप में। तो उम्मीद करती हूँ कि विस्तार के आधार पर दी गई जो तीनों परिभाषाएं हैं, संकुचित परिभाषा, विस्तृत परिभाषा और उचित परिभाषा, वो आप समझ गए होंगे, क्योंकि ये आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। मुद्रा की परिभाषा में जो दूसरा प्रकार है वो है प्रकृति के आधार पर दी गई परिभाषाएं। तो इसमें भी 3 तरह के प्रकार हैं, जिसमें पहला है वर्णनात्मक परिभाषाएं। वर्णनात्मक परिभाषा को कार्यात्मक परिभाषा भी कहा जाता है। तो इस वर्ग में वे सभी परिभाषाएं आ जाती हैं जो विशेष रूप में मुद्रा के कार्यों का वर्णन करती है कि मुद्रा क्या क्या कार्य कर सकती है, इसीलिए इसे कार्यात्मक परिभाषा भी कहते हैं। जो क्राउथर महोदय थे, ये विद्वान थे और इन्होंने जो परिभाषा दी है वो एक कार्यात्मक परिभाषा कही जाती है। तो क्राउथर के अनुसार लिखी गई जो परिभाषा है वो है, मुद्रा वह वस्तु है, ये कहते हैं कि मुद्रा वह वस्तु है जो विनिमय के माध्यम के रूप में सामान्यतः सर्वग्राह्य होती है और साथ ही मूल्यमापन एवं मूल्य संचय का भी काम करती हो, तो वो मुद्रा कहलाती है। ये कहते हैं क्राउथर महोदय। प्रकृति के आधार पर दूसरी परिभाषा है वैधानिक परिभाषाएं।
इस विचारधारा के अनुसार किसी वस्तु के मुद्रा होने के लिए उसमें वैधानिक मान्यता का होना भी आवश्यक होता है। वैधानिक मान्यता का मतलब है कि सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त मुद्रा को ही मुद्रा कही जाती है। तो देखिए यहाँ पर एक डेफिनेशन लिखते हैं प्रोफेसर नैप। प्रोफेसर नैप के अनुसार कोई भी वस्तु जो राज्य द्वारा मुद्रा घोषित कर दी जाती है मुद्रा कही जाती है। हमारे भारत में जो रुपया चल रहा है भारत सरकार के द्वारा उसे मुद्रा घोषित किया गया है, तो वो मुद्रा मानी जाती है क्योंकि उसे भारत सरकार की मान्यता प्राप्त है, वो उसे वैधानिक मान्यता प्राप्त है। तो हम उससे ट्रांजैक्शन करते हैं। अगर सरकार के द्वारा नोट बदल दिया जाए तो पुराने नोटों की कोई कीमत नहीं होगी। अगर आप किसी भी दुकान पर लेकर चले जाएं तो पुराने नोट को कोई नहीं स्वीकार करेगा जब तक आप उसको नया नोट नहीं देंगे। तो इसीलिए कहा गया है कि वैधानिक परिभाषा वो परिभाषा है, वो मतलब इसके अंदर उन परिभाषाओं को शामिल किया गया है। और जो भी विद्वान वैधानिक परिभाषा को लिखते हैं वो ये कहते हैं कि मुद्रा वही होती है जिसको सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त हो, जिसे वैधानिक मान्यता प्राप्त हो। और देखिए वर्तमान में मुद्रा के चलन को दृष्टि में रखते हुए ये परिभाषाएं उचित प्रतीत होती हैं, क्योंकि आजकल मुद्रा का चलन सरकार का ही दायित्व है और राज्य की स्वीकृति समाप्त होने पर ही मुद्रा का महत्व समाप्त हो जाता है। जैसे कि नोट बदल दिया जाता है, अगर सरकार के द्वारा पुराने नोट को हटाकर उसके स्थान पर नया नोट लाया जाता है तो नए नोट की ही मान्यता होती है, पुराने नोटों की मान्यता समाप्त हो जाती है क्योंकि सरकार के द्वारा उसे मान्यता नहीं दी जाती, खत्म कर दी जाती है, तो फिर उसका कोई महत्व नहीं होता। तो प्रोफेसर नैप की जो ये परिभाषा है ये वैधानिक परिभाषा के अंदर आती है। प्रकृति के आधार पर जो तीसरे प्रकार की परिभाषा है मुद्रा की वो है सामान्य स्वीकृति पर आधारित परिभाषाएं। देखिए इस वर्ग में यानी इस तरह की परिभाषा के अंदर मुद्रा की उन परिभाषाओं का समावेश होता है जो मुद्रा की सामान्य स्वीकृति पर बल देती हैं। मतलब कि ऐसी मुद्रा जिसे समाज में बिना हिचकिचाहट स्वीकार किया जाए। तो इस तरीके की जो परिभाषा होती है मुद्रा की वो सामान्य स्वीकृति के आधार पर मुद्रा मानी जाती है। अब देखिए प्रोफेसर सेलिगमैन के अनुसार ये डेफिनेशन लिखते हैं कि मुद्रा वह वस्तु है जिसे सामान्य स्वीकृति प्राप्त हो। जैसे कि अगर कोई चीज़ आप खरीद रहे हैं उसके बदले आप अगर मान लीजिए कि आप किसी से कपड़ा खरीद रहे हैं, कपड़े के बदले आप उसको अपना कोई शूज़ दे रहे हैं कि मेरा नया ही शूज़ है, तुम रख लो, बस दुकानदार मुझे कपड़ा दे दो, क्या वो आपको दे देगा? नहीं देगा। क्यों? क्योंकि उसे आप जब तक रुपया नहीं देंगे वो आपको कपड़ा नहीं देगा। तो मुद्रा वह है जिसे सामान्य स्वीकृति प्राप्त हो, जिसको समाज के अंदर लोग एक्सेप्ट कर सके, ले सके भुगतान के रूप में। उसके अलावा दूसरी डेफिनेशन है प्रोफेसर कैंट के अनुसार। ये लिखते हैं कि मुद्रा एक ऐसी वस्तु है जिसे सामान्यतः विनिमय के माध्यम तथा मूल्य मापक के रूप में स्वीकार किया जाता है, ट्रांजैक्शन किया जाता है। वस्तु का मूल्य किस में मापा जाता है? मुद्रा में मापा जाता है। कितने का है? कोई कपड़ा खरीद रहे हैं 1000 रुपये का है तो उसका मूल्य क्या है? 1000 रुपया। तो आप 1000 चुकाएंगे तो आपको कपड़ा मिलेगा। तो वही चीज़। तो इस प्रकार की जो परिभाषाएं हैं वो सामान्य स्वीकृति पर आधारित परिभाषाएं कहलाती हैं। तो अभी तक हमने मुद्रा की जितनी भी परिभाषाएं पढ़ी हैं तो इन परिभाषाओं को पढ़ने के बाद हम ये कह सकते हैं कि मुद्रा एक ऐसी वस्तु है जिसे विस्तृत रूप में विनिमय के माध्यम, मूल्य के मापक, ऋणों के अंतिम भुगतान तथा मूल्य संचय के साधन के रूप में स्वतंत्र एवं सामान्य रूप से स्वीकार किया जाता है, जिसे वैधानिक मान्यता भी प्राप्त होती है, तो वो मुद्रा कहलाती है।